नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल इपिक स्टडी पे देखिए दोस्तों, रेगुलर क्लासेस चल रही है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 को अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो कक्षा रहेगी कक्षा 7, जिसके अंदर वन लाइनर फॉर्मेट में दोस्तों रिवीजन क्लासेस चल रही है, जो को आपकी समय की बचत के अनुसार दोस्तों आगामी एग्जाम जैसे रिट मुख्य परीक्षा और सेकेंड ग्रेड में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कक्षा 7 के अंदर ये प्रमुख चैप्टर है सामाजिक विज्ञान के अंदर, जिसके अंदर पहला है भूगोल, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर इतिहास से संबंधित देखिए। इससे पहले अगर आपने कक्षा 6 नहीं देखी है तो उसको भी डिस्कशन में जाके जरूर देखिए दोस्तों उसको। और इससे पहले अपन हमारा राजस्थान की जो बुक आती है उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 6 से 12 तक। राजस्थान का जीके उसमें से बाहर नहीं आएगा आने वाली एग्जामों के अंदर। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला चैप्टर इसके अंदर जैवमंडल है, पूरा आराम से डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे पहले अपन काफ़ी जल्दीबाजी में डिस्कस किए थे, मगर इसके अंदर कवर करेंगे पूरा। मतलब इसके 1 से 2 बार देखने पर इस वीडियो को आपको कवर हो जाएगी ये चीज़ें। देखिए काफ़ी। शुरू करते हैं। पहला, पृथ्वी का समस्त भाग जहाँ जल जीवन विद्यमान है क्या कहलाता है? तो वो जैवमंडल कहलाता है। और पृथ्वी के जो ठोस सतह है आने वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का जलीय भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का जलीय भाग कहते हैं उसको जलमंडल। और धरातल से ऊपर गैस जैसे जलवाष्प, धूल के कणों से बनी पृथ्वी के चारों तरफ का जो आवरण, तो उसे कहते हैं वायुमंडल। देखिए दोस्तों, अगला देखिए, पृथ्वी की ऊर्जा सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये दोस्तों सबसे बड़ा तारा या सूर्य ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। जैवमंडल की जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो वनस्पति जैसे वनस्पति जगत और जीव जगत के अंदर बांटा गया है जैवमंडल को। अगला देखिए 7 नंबर, जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के अंतर संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसको देखिए परितंत्र कहते हैं। अगला देखिए, ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में स्थानांतरित होती है? तो ये खाद्य श्रृंखला के रूप में स्थानांतरित होती है। वे स्थान जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे हो तथा श्रृंखला के रूप में हो क्या कहलाते हैं? तो 600 मीटर से एक परिभाषा के अनुसार जान सकते हैं उनको पर्वत कहते हैं। वे स्थान जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे हो और एक श्रृंखला के ऊपर हो तो उन्हें पर्वत कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, मोनोकी पर्वत कहाँ स्थित है? तो मोनोकी पर्वत ये दोस्तों प्रशांत महासागर में है, जो कि कितना है 10,205 मीटर। यानी पर्वत की बात करें दोस्तों, ये गहराई के अंदर बात हो रही है। अगला देखिए, पर्वत की जिस तरफ वर्षा होती है उसे कहा जाता है? पर्वत की जिस तरफ अगर वर्षा होती है तो उसे पवनमुखी कहते हैं दोस्तों। हिमालय में कौन सी जनजातियां निवास करती है? तो हिमालय में प्रमुख जनजातियां जैसे गिद्दी और बकरीवाल बकरवाल और भोटिया, ये प्रमुख रूप से अगर ऑप्शन में देखे पूछ सकता है कि कौन सी जनजाति हिमालय में निवास करती है। ये याद रखिए, गिद्दी, बकरवाल और भोटिया। देखिए दोस्तों, आरबीसी और एनसीईआरटी में से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे आपकी जो एग्जाम में आने वाली है आरपीसी ग्रेड सेकंड और रिट के अंदर। तो इनको 1 से 2 बार आप जरूर से रिवाइज करें। बाकी मार्केट में बहुत सोर्स है मगर उनको दोस्तों आप कवर नहीं कर सकते, और इनमें से ऑथेंटिक बुक में से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, मान के चलिए आप। देखिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को क्या कहलाती है? तो नदी कहती है उस क्षेत्र को नदी जो कि स्वतंत्र रूप से बहती है। केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदियाँ क्या कहलाती है? तो ये मौसमी नदियाँ हैं। और देखिए, स्थल का वह भाग जहाँ मुख्य नदी उसके सहायक नदियाँ बहती है क्या कहलाता है? बेसिन। तो जहाँ नदी बहती है उस क्षेत्र को बेसिन कहते हैं। समुद्र के किनारे का स्थल भाग क्या कहलाता है? तो सामान्यतः इसे तट कहा जाता है, समुद्र के किनारे भाग को। एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाता है? तो ये द्वीप कहलाता है दोस्तों। एकमात्र नदी द्वीप जो कि असम में है, माजुली द्वीप।
ये दोस्तों एक दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यही है, माजुली द्वीप, असम के अंदर। अगला देखिए, ऐसा स्थान जो तीन ओर से घिरा हुआ हो तो वो पर्याय द्वीप कहलाता है दोस्तों। यानी ऐसा स्थलीय भाग, ऐसा स्थान जो तीन ओर से पानी से घिरा हो इसे पर्याय द्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपना चैप्टर है वायुमंडल और जलवायु। देखिए, किस गैस के उपयोग पौधे अपनी भोजन निर्माण में करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भोजन निर्माण के अंदर प्रक्रिया में शामिल होती है। किस गैस की मात्रा वृद्धि होने से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि में कौन सा समस्या उत्पन्न हुई है? तो देखिए दोस्तों, इन्हें भूमंडलीय तपन और ग्लोबल वार्मिंग कहते, ये ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या फिर भूमंडलीय तपन, दोनों एक ही है ये। वायुमंडल में विद्यमान गैसीय जल क्या कहलाता है? जल वाष्प। देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आप इसका आनंद ले पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा कि बीच में से ही स्टार्ट किया और छोड़ के चले जाते हैं। आप वीडियो में आगे तो बढ़िए दोस्तों, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम में। अगला देखिए, सौरमंडल में पाए जाने वाली जल वाष्प किस नाम से जानी जाती है? तो आर्द्रता के नाम से। धूल कणों पर ऐसा क्या होता है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है? तो ये प्रकाश, देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। धूल कणों की कौन सी क्रिया के कारण हमें सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देती है? तो संघनन के समय। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है वायुमंडल को तापमान के आधार पर। अगला देखिए, सौरमंडल की औसत ऊंचाई क्या है? तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। न्यूनतम 8 किलोमीटर और अधिकतम 18 किलोमीटर सौरमंडल की। अगला देखिए, सौरमंडल की ऊपरी सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो सौरमंडल से ऊपरी सीमा शांत मंडल कहलाती है। वातावरणीय घटना जैसे बादल, वर्षा, तूफान आदि की जो कहाँ घटित होती है घटनाएं, तो सौरमंडल में होती है दोस्तों। समता मंडल का वायुमंडल में किस ऊंचाई तक है ये? 50 किलोमीटर तक। समता मंडल को कितना माना गया है? 50 किलोमीटर से। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो समता मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल किस परत पर उड़ते हैं दोस्तों? सॉरी, वायुयान, तो ये समता मंडल में उड़ते हैं। ओजोन परत पर किसका ओजोन परत पर किसका अवशोषण कर लेती है दोस्तों? तो ये पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें आती है उनका अवशोषण कर लेती है पराबैंगनी किरणें, ओजोन परत। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में नष्ट हो जाते हैं? तो ये मध्य मंडल में नष्ट हो जाते हैं। मध्य मंडल के किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो मध्य मंडल सामान्यतः 80 किमी के जो एरिया होता है उसको कवर करता है दोस्तों। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगें कहाँ से परिवर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौटती है? तो जो पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार जो तरंगें होती है वो परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आयनमंडल से वापस आती है। आयनमंडल का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? 80 से 400 किलोमीटर है ये का। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो उसे ब्रह्मंडल कहते हैं। ब्रह्मंडल में कौन सी गैसें अधिक पाई जाती है? तो यह सामान्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ज़्यादा पाई जाती है। किस स्थान पर अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाएं कहलाती हैं? उसे मौसम कहते हैं दोस्तों, मौसम। किस स्थान विशेष की मौसमी दशाओं को दीर्घकालीन औसत को क्या कहा जाता है? तो उसे जलवायु कहते हैं। अगला देखिए, वायुमंडल के मुख्य तत्व कौन से हैं? तापमान, वर्षा, जलवायु, आर्द्रता, ये प्रमुख रूप से ये क्या है? वायुमंडल के मुख्य तत्व हैं। भूमध्य रेखा के ध्रुवों की तरफ से जाने पर
तापमान में परिवर्तन होता है। ये उसमें क्या होगा दोस्तों, भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो कमी आएगी तापमान में। ऊंचाई के साथ तापमान में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों, तापमान कमी आती है। अक्सर आपने पहाड़ों पर देखा होगा कि वहाँ पे जाने पर आपको ठंड सी महसूस होती है, तो वो इसी कारण है, ऊंचाई के कारण क्या है, तापमान कम होता है। पृथ्वी से किस रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो पृथ्वी सूर्य से किस रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है, तो लघु तरंग के रूप में। अगला देखिए, रात्रि में पृथ्वी से प्रकाश किस रूप में परिवर्तन होता है, दीर्घकालीन तरंगे के कारण। तापमान मापने की इकाई क्या है, तो दोस्तों इसे फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड दोनों में माप सकते हैं। अगला देखिए, तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो ये तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं उसे, तापमान मापने की जो यंत्र होता है। अगला देखिए, धरातल से सौरमंडल में जाने वाले तापमान में क्या परिवर्तन आता है, तो वहाँ पे देखिए 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान क्या है, कमी होती है। तो ये फैक्टर याद रखिए दोस्तों, प्रति 150 मीटर प्रति पर क्या होती है, 1 सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती है। अगला देखिए, धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना वायु दाब पड़ता है, 1 सेंटीमीटर पर 1 केजी का भार दोस्तों पड़ता है वायु दाब। सर्वाधिक वायु दाब पाया जाता है, तो सर्वाधिक वायु दाब समुद्र तल के पास पाया जाता है। वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायु दाब होता है, कम होता है। अगला देखिए, वायुमंडल में मापने की इकाई क्या कहलाती है, तो उसे मिलीबार कहते हैं। पूरा आराम से डिस्कस करेंगे दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वायु दाब के मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो उसे बैरोमीटर कहते हैं या वायु दाब मापी। अगला देखिए, वायु की दिशा में बताने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो वायु दिक्सूचक या एनेमोमीटर कहते हैं उसे। पर्वतों से आने वाली पवनें क्या कहलाती है, तो पर्वतीय समीर कहते हैं उनको। घाटी से आने वाली पवनें क्या कहलाती है, घाटी समीर। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली वायु क्या कहलाती है, उसे पवन कहते हैं दोस्तों। पवनें कितने प्रकार की होती है, सामान्यतः ये स्थायी होती है, सामयिकी और मौसमी या स्थानीय, मतलब क्षेत्र के अनुसार होती है पवनें परिवर्तन, और स्थायी भी होती है और मौसमी पवनें। अगला देखिए, वर्ष भर लगभग एक ही दिशा में बहने वाली पवनें क्या कहलाती है, यानी पूरे वर्ष के अंदर एक दिशा के अंदर बहने वाली जो पवनें कहलाती है, स्थायी पवनें। मौसमी पवनें उन्हें कहते हैं जो कि मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, और एक क्षेत्र विशेष के अंदर, जैसे आप मरुस्थल के अंदर जाओगे वहाँ पे गर्म हवाएं चलेगी, इसी प्रकार आप ठंडे प्रदेशों के अंदर जाओगे तो वहाँ ठंडी हवाएं चलेगी, स्थान के अनुसार। मुख्य से 3 प्रकार से बांटे गए हैं पवनों को। स्थायी पवनें कितने प्रकार की होती है, स्थायी पवनें दोस्तों ये 3 प्रकार की है, व्यापारिक, पछुआ व ध्रुवी। 3 प्रकार की मानी गई है स्थायी पवनें। वे पवनें जो ऋतु आधार मौसमों के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तन करती है क्या कहलाती है, तो मौसमी या सामा सामायिकी कहते हैं उसे दोस्तों। इस छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन विशेष समय चलने वाली पवनें क्या कहलाती है, तो स्थानीय। यानी किसी विशेष छोटे क्षेत्र के अंदर, जैसे आप ये मैंने उदाहरण देके बताया मरुस्थल या किसी बर्फीले क्षेत्र, तो इस प्रकार के क्षेत्र के अंदर स्थानीय पवने की जो अलग पहचान होती है। अगला देखिए, अब देखिए प्रमुख रॉकी पर्वत क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवने क्या कहा जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, रॉकी पर्वत के चिन्कू कहते हैं दोस्तों उसको, चिनुक। चिनुक पवने। यूरोप में चलने वाली स्थायी पवने किस नाम से जानी जाती है, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों फोहन या मिस्ट्रल। अगला देखिए 48 नंबर, वायुमंडल में उपस्थित भाप रूपी जल क्या कहलाता है, तो उसे आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता किससे मापते हैं दोस्तों, हाइग्रोमीटर से मापते हैं।
वायुमंडल में उपस्थित भाप रूपी जल क्या कहलाता है? आर्द्रता। वर्ष में वर्षा कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की माना गया है। देखिए, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा, 3 प्रकार की वर्षा है। विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 117 सेंटीमीटर वर्षा औसतन दोस्तों पूरे विश्व की है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विषुवतीय रेखा का जो क्षेत्र है औसत कितनी है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है विषुवतीय रेखा के क्षेत्र में। जहाँ जिस प्रकार पृथ्वी में विषुवतीय रेखा गुजरती है उस क्षेत्र के अंदर 200 मीटर से भी अधिक क्या है? और भारत में कौन सा है? मानसीराम जो कि मेघालय के अंदर है, वहाँ 1100 मीटर तक की वर्षा दर्ज की जाती है अक्सर, और वहाँ बारिश हमेशा हर मौसम में चालू रहती है। अगला देखिए, समुद्रों के तटीय क्षेत्रों में जलवायु कैसे हो रहती है दोस्तों? कम रहती है। निम्न में से वायुदाब का केंद्र जिसके चारों ओर बाहर की ओर उच्च वायुदाब हो क्या कहलाता है? तो उसे चक्रवात कहते हैं। यानी निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है केंद्र में जिसके चारों ओर बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है। तो ये इसको याद रखिए, यानी निम्न वायुदाब केंद्र के अंदर और बाहर की तरफ उच्च वायुदाब होता है तो उसे चक्रवात की परिभाषा दी गई है दोस्तों इसके। अगला देखिए, उच्च वायुदाब केंद्र जिसके चारों ओर बाहर की ओर निम्न वायुदाब होता है तो प्रतिचक्रवात कहते हैं। और इसके विपरीत देखिए, उच्च वायुदाब केंद्र के अंदर और बाहर की तरफ क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है, उसे कहते हैं प्रतिचक्रवात। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्यतः 2 प्रकार के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को विभाजित किया गया है 2 भागों में। प्रति चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में दिशा होती है तो घड़ी की सुई की दिशा में होती है दोस्तों। ये प्रति चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में दिशा घड़ी की सुई की दिशा में। प्रति चक्रवात की दक्षिणी गोलार्ध में दिशा होती है तो घड़ी की सुई और विपरीत दिशा में होती है ये। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैरेबियन सी के अंदर मेक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। कैरेबियन सागर या मेक्सिको में जो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है? टोर्नेडो। ये काफ़ी खतरनाक होता है दोस्तों। अमेरिका में काफ़ी समय यहाँ बाढ़ की स्थिति और काफ़ी नुकसान पहुँचाता है टोर्नेडो और हरिकेन। ये दोनों समान वायुदाब उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों। अगला देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन व जापान किस नाम से जाना जाता है? तो ये टाइफून के नाम से आते हैं दोस्तों चीन और जापान के अंदर। और इसी का कारण दोस्तों जापान के अंदर सुनामी आई 2004 के अंदर, टाइफून। और देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया व विलिज वैली बंगाल की खाड़ी में किस नाम से जाना जाता है? तो चक्रवात के नाम से जाना जाता है इसको सामान्यतः। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर देखिए 3 जल, जो कि प्रमुख रूप से जो चैप्टर है भूगोल का उसके अंदर देखिए जल। विश्व में प्रमुख किनारे विकसित सभ्यताएं कौन सी है? तो देखिए, प्राचीन समय में दोस्तों ज़्यादातर जो सभ्यता है जहाँ पानी की व्यवस्था लोगों को मिली वो वहीं उन्होंने अपनी सभ्यता विकसित की। जैसे सिंधु सभ्यता भारत की, अहांगो चीन की, मेसोपोटामिया ये दोस्तों अरब की, नील नदी के मिस्र, और माया व एजेक्ट ये उत्तरी अमेरिका व मेक्सिको की, और इंका ये दक्षिणी अमेरिका की। तो ये प्रमुख रूप से विकसित हुई जब जल विभिन्न स्रोतों से वाष्पित होकर वर्षा द्वारा पुनः वहीं पहुंचता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जल चक्र कहलाती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अपन ने बात की दोस्तों मानसीराम व चेरापूंजी मेघालय के अंदर, जहाँ 1000 से भी ऊपर दोस्तों मिलीमीटर क्या है वर्षा दर्ज की जाती है।
पृथ्वी पर मौजूद कुल जल कितने प्रतिशत है? पीने योग्य कितना है? 2.5% है ये। बाकी 71% पर क्या है दोस्तों, जो जल है पाया जाता है पूरी पृथ्वी पे, मगर पीने योग्य कितना है? 2.5%। विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये वान झील तुर्की के अंदर है, वान झील तुर्की। मर्द सागर किन देशों के मध्य स्थित खारे पानी के झील है? ये जॉर्डन और इजराइल, यानी मर्द सागर जो कि किन देशों के मध्य स्थित है खारे पानी की? ये जॉर्डन और इजराइल के मध्य। जल में खारे पानी का कारण किसे माना जाता है? अक्सर देखिए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अन्य लवणों के कारण क्या होता है, जल खारेपन की व्यवस्था पाई जाती है। राजस्थान के किस क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त जल की समस्या है? तो ये दोस्तों शेखावाटी और नागौर के समीप जो कुबड़ पट्टी है वहाँ पे ये समस्या देखी जाती है फ्लोराइड। इससे दोस्तों दांतों के अंदर प्रमुख रूप से बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है और स्वास्थ्य भी काफ़ी खराब हो जाता है इससे। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण के संकट को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया दोस्तों? तो प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून बनाया गया 1974 में। अगला देखिए, गंगा के सफाई के लिए कौन सा योजनाएं बनाई सरकार ने चलाई जा रही है दोस्तों? तो गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे, ये प्रमुख दो एक्शन प्लान चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल। जल संरक्षण की विधियां को बताइए। तो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना जो कि इजराइल की है, फुहारा पद्धति, रूपटॉप जल संग्रह की विधि, एनिकेट का निर्माण, ये प्रमुख रूप से जल संरक्षण की विधियां हैं और राजस्थान में अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों। इसके काका और खिरनी, ये प्रमुख रूप से जाना जाता है राजस्थान में इनको अलग अलग क्षेत्र के अंदर। भविष्य का सोना व नीला सोना किसे कहा जाता है? तो ये जल को कहते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में देख रहे होंगे दोस्तों जल की कई क्षेत्रों में भारी मात्रा कम देखी गई है। वहाँ पे कई जगह पीने के लिए पानी भी नहीं बचा है। तो देखिए व्यर्थ और बेकार पदार्थ क्या कहलाते हैं? उसे अपशिष्ट कहते हैं, अपशिष्ट। अगला चैप्टर देखिए, भूमि वह प्राकृतिक भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हो क्या कहलाता है? तो उसे वन भूमि कहते हैं, वन भूमि। वन भूमि के कौन से क्षेत्र को सम्मिलित किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और आखेट निषेध क्षेत्र, ये वन भूमि के अंदर आते हैं। बेकार पड़ी भूमि की जो जिसे कृषि कार्य के उपयोग नहीं लाया जा सकता क्या कहलाती है? तो उसे बंजर कहते हैं, बंजर भूमि। व्यर्थ पड़ी वह भूमि जो कृषि हेतु उपयोग में लाई जा सकती है उसे क्या कहा जाता है? तो कृषि योग्य या व्यर्थ भूमि कहते हैं। वह जानकारी भूमि, वह सार्वजनिक भूमि जिसे सामूहिक रूप से पशुचारण हेतु उपयोग में लाया जाता है क्या कहलाती है? तो चारागाह भूमि। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं उद्यानी भूमि कहते हैं दोस्तों, वहाँ पे जहाँ फल की पैदावार होती है, फलों की। भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए गत 2 वर्षों में से खाली छोड़ी गई भूमि क्या कहलाती है? तो वर्तमान प्रति भूमि। अगला देखिए 8 नंबर, वह भूमि जिसे पिछले 5 या अधिक वर्षों उपजाऊपन बढ़ाने के लिए खाली छोड़ा गया है क्या कहलाती है? तो उसे पुरानी परती भूमि कहते हैं। विश्व की कितने प्रतिशत लोगों को भोजन आधार पर कृषि को माना है? तो दोस्तों 97% पे क्या विश्व में जो भोजन का आधार कृषि को माना है, 97% लोगों ने भोजन निर्वाह के लिए। किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो कृषि करता है वो क्या कहता है? तो निर्वाह कृषि। और देखिए किसान द्वारा फसल को केवल बेचने के उद्देश्य से की गई कृषि तो व्यापारिक कृषि कहलाती है।
जो दोस्तों चीन और जापान की तरफ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादातर सी फूड पर भी डिपेंड है। मगर विश्व में ज़्यादा अगर पूछा जाए तो लगभग 97% लोग क्या है कृषि के जो पैदावार होती है उसी से डिपेंडेंट है। अगला देखिए, स्वामित्व के आधार पर भूमि कितने भागों में बांटा गया है? तो निजी भाग और सार्वजनिक भागों में बांटा गया है। भारत में कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र योग्य भाग है? तो अब तक देखिए दोस्तों 60% जो भूमि है वो कृषि योग्य भूमि है। भारत की कुल भूमि के कितने प्रतिशत पर चारागाह है के लिए उपयोग होता है? तो ये 4% के जहाँ पशुचारण होते हैं। भारत की कुल भूमि को कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो ये 23% पर वन क्षेत्र है। अगला देखिए, कृषि भूमि का कुल कितने प्रतिशत विश्व के कुल स्थल भाग का कितना है? तो कृषि जो भूमि का कुल प्रतिशत विश्व के कुल भाग का कितना है? 11%। उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता एवं उपयोगिता उत्पादकता की कमी जाना क्या कहलाता है? तो भूमि अवनयन, भूमि न्यूनीकरण। बांध बनाकर तटीय भूमि को डुबाने से बचाने की तकनीकी क्या कहलाती है? उसे कहते हैं पोल्डर। बांध बनाकर तटीय भूमि को डुबाने से बचाने की तकनीक को क्या कहते हैं? पोल्डर कहते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो कि कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर राजस्थान में है। एक दोस्तों शुष्क कृषि अनुसंधान वो भी आफरी कहा जाता है उसे शॉर्ट फॉर्म में। दोनों कहाँ पर स्टेब्लिश है? नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों भूगोल के अंदर वन और वन्य जीव। तो देखिए, इस भौगोलिक प्रदेश को वृक्ष और लताएं, पौधे व झाड़ियाँ, घास के मैदान और देखिए काई आदि किस रूप में सम्मिलित है? दोस्तों ये वनस्पति के रूप में शामिल किया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहाँ कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर? तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर और उत्तरी में 10 डिग्री और दक्षिण में। इस प्रकार से भूमध्य रेखा के अंदर पाए जाते हैं। ये जो पृथ्वी के ऊपर भूमध्य रेखा खींची हुई है दोस्तों, भूमध्य रेखा कौन सी? जो कि पृथ्वी के मध्य के अंदर उस क्षेत्र में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला कौन सा वन है? तो जो सदाबहार वन है वो जहाँ वर्ष भर क्या होती है दोस्तों? बारिश काफ़ी होती है वहाँ पे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो वहाँ कठोर लकड़ी वाले जैसे रोजवुड, आबनस व मोहगनी ये प्रमुख वृक्ष है। सेल्वा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सेल्वा वन ये ब्राज़ील, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं सेल्वा वन। अगला देखिए, पृथ्वी के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? तो ब्राज़ील के जो अमेजन वन हैं उनको क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में सेलवास कहा जाता है। जो कि दोस्तों काफ़ी मात्रा में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और यानी ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार उन्हें जो वर्ल्ड का क्या कहा जाता है? पूरे पृथ्वी पर फेफड़े कहा जाता है उनको। यानी काफ़ी मात्रा में वहाँ पे जंगल है, इसलिए दोस्तों प्रकार उन्हें अगर पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर पृथ्वी पर फेफड़े कहाँ किसे कहा जाता है, कहाँ कौन से महाद्वीप में है ये? तो ये है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्षिणी अमेरिका की जो अमेजोन की जंगल है वहाँ पाया जाता है दोस्तों। पतझड़ वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो पतझड़ वनों में देखिए नीम पाया जाता है, शीशम, महुआ, जामुन, साल व सागवान ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं पतझड़ वनों में। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो वहाँ कठोर एवं मुलायम दोनों प्रकार के लकड़ी वाले क्या पाए जाते हैं? बांस, यूकेलिप्टस, चीड़ ये प्रमुख रूप से। विश्व का फलों का उद्यान किसे कहा जाता है दोस्तों? फलों का उद्यान भूमध्य सागरीय वनों को। कागज की लुगदी बनाने के लिए किस प्रकार के वनों की लकड़ी उपयोग की जाती है? तो ये संकुज और कोणधारी वनों की लकड़ी क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं कागज की लुगदी बनाने के लिए।
क्योंकि दोस्तों ये इनमें कोई कचरा नहीं आता है, इसलिए ये शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। इसलिए इनको कागज बनाने के रूप में लिए जाते हैं शंकु एवं कोणधारी वनों को। कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो वृक्ष देखिए, लार्च है, स्पूस है, पाइन है और ब्रज। ये प्रमुख क्या है? कोणधारी वनों के वृक्ष हैं। विश्व का सबसे बड़े घास के मैदान कौन से हैं? तो सवाना है ये सबसे बड़े घास के मैदान। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाने जाते हैं? तो कंपोज के नाम से जाना जाता है उनको। वेनेजुएला के अंदर उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो लानोस। ये दोस्तों ब्राजील क्या हो गया? कंपोज। वेनेजुएला का लानोस। यूरोप के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको स्टेपी कहते हैं। मगर ये शीतोष्ण घास के मैदान है दोस्तों, ये स्टेपी। और दो अपन ने वो पड़े वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अगला देखिए, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो उन्हें प्रेयरी कहते हैं, प्रेयरी। अर्जेंटीना में जो शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? पंपास या कंपास कहते हैं उनको। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जानता है? वेल्ड डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का जो शीतोष्ण घास के मैदान है उन्हें डाउन्स कहते हैं। कौन सी वनस्पति पौधों की पत्तियां छोटी हैं, बड़े लंबे वृक्ष कटीले व जड़ें गहरी स्थलीय मरुस्थलीय के वनस्पति होती है दोस्तों ये? यानी इनकी क्या विशेषता है? वनस्पति पौधों की पत्तियां छोटी, जड़ें लंबी, वृक्ष कटीले, जड़ें गहरी होती है इनकी। मरुस्थलीय जो वनस्पति का उदाहरण क्या है? तो वहाँ देखिए, बेर, केर, खेजड़ी, नागफणी, कैक्टस, बुबुल, ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं मरुस्थलीय वनस्पति में। ध्रुवीय क्षेत्र में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? तो वालरस व ध्रुवीय भालू व सील, ये प्रमुख रूप से। और कई बार दोस्तों चर्चा होती है कि हिमालय क्षेत्र के अंदर भी ये देखे गए हैं इस प्रकार के जो जीव है। अगला देखिए, खेजड़ली जो बलिदान कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1730 के अंदर हुआ था, खेजड़ली गांव के अंदर, जहां अमृता बिश्नोई ने दोस्तों, अमृता बिश्नोई और कम से कम लगभग 363 महिलाओं ने अपना बलिदान दिया था। इससे पहले जो चिपको आंदोलन की शुरुआत विजय बहुगुणा उत्तराखंड के अंदर हुई थी इसकी शुरुआत। और राजस्थान में कौन से जोधपुर के जो खेजड़ली गांव है उसके अंदर अमृता बिश्नोई ने बलिदान दिया था। लगभग 363 महिलाओं ने बलिदान हुआ दोस्तों, यहाँ पे शहीद होगी। ये पहला मौका था जो कि राजस्थान के अंदर इस प्रकार से महिलाओं ने बलिदान दिया। पिपलांस और गांव कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पिपलांस गांव कहाँ स्थित है? तो ये राजसमंद में। यहाँ पर बेटी को जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। यानी अगर बेटी का जन्म हो तो 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। खेजड़ली में वृक्ष मेला कब लगता है? तो ये अब डेट भी याद रखिए, भाद्र की जो दशमी आती है, भाद्र शुक्ल दशमी की। नेक्स्ट देखिए, चिपको आंदोलन में किसके नेतृत्व में महिलाओं पेड़ पे चिपक गई? तो ये गौरा देवी थी दोस्तों, जो कि उत्तराखंड के अंदर हुआ था, और विजय बहुगुणा के नेतृत्व में, सुंदर बहुगुणा के दोस्तों। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदर बहुगुणा। चिपको आंदोलन का संबंध कहाँ से है? तो ये कर्नाटक में हुआ था, सिरसी जिले के सितंबर 1983 में तत्कालीन वन क्षेत्र का बचाने के कारण। विश्व की संकटग्रस्त प्रजाति का वर्णन किस किताब में लिया जाता है? तो लाल आंकड़ा किताबों में, यानी रेड डाटा बुक। छठा चैप्टर देखिए, विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। ठंडे प्रदेश, ये दो भाग में है दोस्तों। चैप्टर 6 देखिए, विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। ठंडे मरुस्थलों में खेती किस प्रकार की जाती है? तो ग्रीन हाउस बनाकर दोस्तों, उसके ऊपर देखिए, वहाँ मिट्टी की उपलब्धता कम होती है तो वहाँ पे दो कि दोस्तों एक चादर तानी जाती है। और आजकल आपने खेतों में देखा भी होगा, कई जगह वहाँ भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वहाँ पे सब्जी या फूल की प्रमुख रूप से खेती की जाती है। तो उसे इसी प्रकार ठंडे प्रदेशों में भी की जाती है। तो इस प्रकार भूमि का भी बचत होता है और जो वेस्टेज पानी भी कम इसके अंदर यूज होता है दोस्तों।
देखिए विश्व के प्रमुख शीत मरुस्थल कौन से हैं? तो शीत मरुस्थल देखिए गोबी का मरुस्थल, पैटागोनिया का मरुस्थल, ग्रीनलैंड व अंटार्कटिक, ये पूरा महाद्वीप ही क्या है दोस्तों, बर्फ का बना हुआ है। और भारत के आसपास देखिए लद्दाख और तिब्बत, ये प्रमुख रूप से क्या कहा जाता है इनको, ठंडे शीत मरुस्थल। अब देखिए विश्व के प्रमुख ग्रीष्म मरुस्थल, सहारा मरुस्थल कौन, ये अफ्रीका में, थार का मरुस्थल भारत के अंदर, कलहारी मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल, ये प्रमुख रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं। राजस्थान में थार के मरुस्थल कहाँ पर है? तो अरावली के पश्चिम में है ये दोस्तों, स्थिति के अनुसार। बाड़मेर में कवास में बाढ़ कब आई थी? 2006 में आई थी दोस्तों। जालौर में बाढ़ कब आई? 2015 में। तो ये विचित्र दोस्तों घटना है, क्योंकि रेगिस्तान में अक्सर बाढ़ कम आती है, क्योंकि वहाँ पे जो अगर पथरीली भूमि हो जाती है तो दोस्तों जो पानी क्या है ज़मीन के अंदर नहीं जाता, इसी कारण वहाँ बाढ़ की जो संभावना बढ़ जाती है। लाठी सीरीज कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसलमेर में है। राजस्थान में जैसलमेर जिले के पाकिस्तान सीमा के किनारे लगभग 60 किमी लंबे पट्टीनुमा क्षेत्र में एक नाम क्या जाता है, नाम लाठी सीरीज के नाम जाना जाता है। वहाँ पे कौन सी, देखिए क्षेत्रफल से पोखरण होते हुए मोहनगढ़ तक फैला हुआ है ये एरिया। भूगर्भीय जलपट्टी कहते हैं। इस इलाके में सेवण घास पाई जाती है दोस्तों। याक और जोमो किस जगह के प्राणी है? तो शीत मरुस्थल के हैं दोस्तों। इनको कई बार चर्चा में देखा जाता है न्यूज के अंदर भी, मगर एक विस्तृत प्रमाण नहीं मिले दोस्तों इनके। शीत मरुस्थल पशुचारण के कारण होने वाली प्रमुख जनजातियां कौन सी है? तो रहने वाली कौन सी है दोस्तों इसकी, भोटिया, बकरावल, गुज्जर व संगपा व भूटिया व मेंग मोपा मोनपा। यानी शीत मरुस्थल में पशुचारण करने वाली प्रमुख जनजातियां कौन सी है? भोटिया, बकरवाल व गुर्जर व चंगपा एंड बूटिया मोपा मोनपा। अगला देखिए काकोरम दरा स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। लद्दाख के लोगों को लग पत्थर और गोरे ईंटों के से बने घर को क्या कहते हैं? तो खंगपा कहते हैं उसे। लद्दाख के निवासी किस प्रजाति के माने जाते हैं? तो भारत ईरानी या भारत मंगोल माना जाता है उनको। लद्दाख में निवासी खुद को गर्म रखने के लिए पेय पदार्थ पीते हैं, तो छंग नाम का पेय पदार्थ पीते हैं ये लोग। देखिए दो पहाड़ों के बीच की एक तंग रास्ता कहलाती है, दरा कहते हैं उसको। एक भाग टू देखिए विभिन्न प्रदेशों में मानव जीवन। भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान कौन सा है? तो गंगा का मैदान है ये उपजाऊ मैदान। हिमालय के किस क्षेत्र में नदियां भूमिगत हो जाती है? तो भावर के क्षेत्र में, भावर। हिमालय के जिस भाग में नदियां पुनः धरातल पर प्रकट होती है क्या कहलाती है? तराई क्षेत्र। नदियां द्वारा लाई गई जालोड़ मिट्टी पोषित प्रदेश क्या कहलाते हैं? तो खादार कहते हैं दोस्तों। नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जालोड़ मिट्टी को भांगर कहते हैं। ये पूछा गया है दोस्तों कई बार एग्जाम में। प्लाईवुड बनाने के लिए किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलर का। मैदानी क्षेत्रों में खेतों की जो मेड़ या कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? तो पॉलर पेड़ लगाए जाते हैं। भारत के पश्चिम में तटीय मैदान कौन से हैं? जैसे पश्चिम में गुजरात की साइड कटियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मलाबार, ये प्रमुख पश्चिमी जो क्षेत्र आता है। जैसे कठियावाड़ गुजरात के, कोंकण केरला के पास, गोवा के पास, कन्नड़ और मालाबार ये प्रमुख से तमिलनाडु केरल के समीप पाए जाने वाले हैं दोस्तों। भारत के पश्चिम से पूर्व मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तरी सरकार या कोरोमंडल तट कहते हैं। लेंगून किस तट पर पाई जाती है? तो मालाबार तट पर ये है। मालाबार तट पर कौन से खनिज ज़्यादातर पाए जाते हैं? तो मोनोजाइट, जिरकिन, गोरनेट, ग्रेनाइट, थोरियम, ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। मालाबार तट कौन से तट बंदरगाह पर स्थित है? तो कोचीगोड और कोच्चि, एलिलिपी व तिरुवनंतपुरम, ये प्रमुख रूप से मालाबार तट के बंदरगाह हैं प्रसिद्ध। अगला देखिए बारिशिम घास किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मैदानी क्षेत्र में ये पाई जाती है। बेबनाथ क्या है? तो एक झील है दोस्तों केरला की। देखिए दोस्तों 8वां चैप्टर, इसके अंदर समाज और हमारे दायित्व। समाज में व्यक्तियों की दृष्टिकोण सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो लोकतांत्रिक और समानतावादी या मानवतावादी होनी चाहिए।
ऑनलाइन संचार का माध्यम क्या कहलाता है? सोशल मीडिया। समाज के प्रेरित समाज के प्रति हमारे दायित्व हैं कि उचित उच्चारण करना, उत्पादक इकाई बनाना, सार्वजनिक जीवन में अनुशासन, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना, सांस्कृतिक रक्षा करना, राजनीतिक जागरूकता, विवेकपूर्ण मतदान, व्यवस्था एवं स्वास्थ्य प्रशासन की सहायता करना, पर्यावरण की रक्षा एवं सेवा कार्य करना। लोकतंत्र और समानता देखिए नेक्स्ट चैप्टर। लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? तो कानून का संचालन। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? समानता। भारत की कितने वर्ष की आयु में के बाद मतदान करने का अधिकार मिल जाता है? तो 18 वर्ष के वो वोटर आईडी बना सकता है दोस्तों। अवसर के समानता के लिए कुछ लोगों को दिए जाने वाले विशेषाधिकार कहलाते हैं, आरक्षण कहते हैं उसे। न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़े हुए विषयों प्रार्थना पत्र क्या कहलाते हैं? तो जनहित याचिका। ऐसा समाज जिसकी सभी वर्गों जैसे सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित हो क्या कहलाता है? तो समता मूलक कहते हैं उसे। अगला देखिए, सभी नागरिकों को उनके धर्मों के आधार पर भेदभाव न करते हुए समानता देना क्या कहलाता है? तो उसे पंथ या पंथ निरपेक्षता कहते हैं। अगला चैप्टर 10 नंबर लैंगिक समझ और संवेद अगला चैप्टर है दोस्तों 10 नंबर लैंगिक समझ और संवेदनशीलता, जिसके अंदर देखिए पहला है महिला एवं पुरुषों में शारीरिक बनावट को लेकर किया जाने वाला भेदभाव क्या कहलाता है? लैंगिक भेदभाव। देखिए राजतरणी के अनुसार किन योद्धा महिलाओं का वर्णन है? तो सुगंधा और दीदा और कोटा ये प्रमुख महिला योद्धाओं का वर्णन है राज तरंगिणी के अनुसार, जो कर्ण के द्वारा रचित है। प्राचीन काल में कौन सी विदेशी महिला का वर्णन है? तो ये देखिए गार्गी और मैत्रेयी, लोप मुद्रा, ये प्रमुख 3 महिलाओं का उल्लेख मिला है। और भी महिलाओं का उल्लेख मिला है उसके अंदर। विधवा विवाह के संबंध में जागृति फैलाने का कार्य किस महापुरुष के द्वारा किया गया? तो ईश्वर चंद विद्यासागर, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा किया गया विधवा विवाह का उन्मूलन। महिला शिक्षा के क्षेत्र में किसने महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा। नारी उत्थान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो महात्मा ज्योतिबा फुल्ले, सावित्रीबाई फुल्ले, ये प्रमुख रूप से जाना जाता है दोस्तों इनको। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात कितना है? 928 प्रति हजार पुरुषों पर हैं दोस्तों महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला शिक्षा अनुपात क्या है? तो 52.10 है। 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 79.020%। अगला देखिए, महिला हेल्पलाइन का नंबर कौन सा है? तो 1090, 1095 या 112, इन किसी पे भी आप कॉल करके महिला हेल्पलाइन के लिए ये बताया गया है दोस्तों। बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु बचत द्वारा धन जुटाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जानी है? तो सुकन्या समृद्धि योजना, तो बालिकाओं के लिए है ये सुकन्या समृद्धि योजना। महिला एवं बाल कल्याण सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो जननी सुरक्षा योजना। लिंग अनुपात समानता के लिए सरकार कौन सी परियोजना चलाई रही है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से। भामाशाह के तहत मुखिया किसे मनाया गया है? तो ये महिला मुखिया है दोस्तों। और अभी राजस्थान गहलोत सरकार द्वारा भी शुरू किया, जिसके अंदर जन आधार, उसके अंदर भी महिला मुखिया को माना गया है। और देखिए अगला 11 नंबर चैप्टर राजस्थान का सामाजिक आर्थिक परिवेश। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 3,42,239 वर्ग किमी है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता देखिए 65.17% है। राज्य में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू आता है ये? तो 1 अप्रैल 2011 में राज्य में लागू होता है राजस्थान में। 2000 देखिए जनगणना 1951 के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता कितनी था? तो ये देखिए 2.51 था। और वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 52.10% है।
और 2010 के अनुसार देखिए शिक्षा गुणवत्ता के क्षेत्र में कौन सी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो ये स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन ये दोस्तों चलाया जा रहा है शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। पॉलिएस्टर फाइबर बनाने के लिए सीमेंट निर्माण में राज्य भारत का कौन सा स्थान है। तो दूसरा स्थान है। अगला देखिए राज्य में कितने उद्योग केंद्र कार्यरत है। 6। अगला देखिए ऑटोमोबाइल उद्योग में क्षेत्र में जापानी पार्क स्थापित किया जा रहा है। निमराना में। राजस्थान में मेट्रो सेवा कहाँ से शुरू की गई है दोस्तों। जयपुर के अंदर दोस्तों चांदपोड़ से मानसरोवर इसका पहला फेज वर्तमान में चांदपोड़ से इधर ये गलता गेट की तरफ दूसरा फेज चल रहा है दोस्तों इसका। अगला देखिए चैप्टर 12 राज्य सरकार। भारत सरकार व अन्य किसी नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो संघ सरकार या केंद्र सरकार। भारत सरकार को अन्य किस नाम से संघ की सरकार या अथवा केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है। भारत के मतदाताओं को कितने स्तरों पर सरकार चुनते हैं। तो 3 स्थान पर स्थानीय राज्य और केंद्र सरकार में रूप में संविधान द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के कार्यों को बंटवारा कितने सूचियों में किया गया है। तो 3 में किया गया है। संघ सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित है। तो ये प्रतिरक्षा विदेशी मामले बैंकिंग संचार रेलवे मुद्रा और ये 97 विशेष केंद्र शामिल है। राज्य सूची में देखिए सरकार द्वारा पुलिस स्थानीय व्यापारिक वाणिज्य कृषि सिंचाई जैसे 66 विषय शामिल है। समवर्ती सूची की सरकार के अनुसार कौन से कार्य सम्मिलित है। समवर्ती सूची के अंदर देखिए शिक्षा वन मजदूर संघ सहित कुल 47 विषय हैं। राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। राज्यपाल होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों राज्यपाल की न्यूनतम आयु की योग्यता क्या है। तो 35 वर्ष है। मुख्यमंत्री उसके मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है। तो मंत्री परिषद कहलाता है दोस्तों। राज्यपाल किसकी सलाह पर नियुक्त होता है। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर। वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। 200। अगला देखिए विधानसभा में निर्वाचित हेतु आरक्षण का प्रावधान है। तो 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है दोस्तों। यानी इतनी सीटें 34 क्या है एससी के लिए और 25 क्या है एसटी के लिए निर्धारित की गई है विधानसभा वर्तमान के अंदर। विधायक निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए। सरकार के कानून निर्माण संबंधी कार्य किस शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो स्थायी शक्ति के अंदर। राज्य व्यवस्थापिका का दूसरा स्थान सदन जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो विधान परिषद के नाम से जाना जाता है उसे। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कहाँ पर है। तो जयपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है। जोधपुर में। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। नई दिल्ली में। अगला देखिए 13 नंबर चैप्टर नागरिक बिना किसी सरकारी कार्यालय गए किस माध्यम से सरकार के सारे कार्य करवा सकता है दोस्तों। सरकारी ई गवर्नेंस के माध्यम से। ई गवर्नेंस का माध्यम क्या है। जैसे ई मित्र हो गया अटल सेवा केंद्र सूचना कियोस्क और राजस्थान पोर्टल। तो ये प्रमुख रूप से ई गवर्नेंस के क्षेत्र में आते हैं। कंप्यूटर शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया। सूचना अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ। तो सन 2000 के अंदर दोस्तों। राजस्थान के अंदर 2000 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ। अगला देखिए सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून कब बना था। 2005 में। राजस्थान में देखिए लोक सेवाओं को प्रदान गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया। तो 2011 के अंदर। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू किया। 2012 में। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा टोल फ्री नंबर कौन सा है। तो 108 है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए संचार एवं माध्यम व लोकतंत्र। संचार के माध्यमों को कितने रूपों में विभाजित किया गया है। 3 विभाग में जैसे मुद्रण वार्तालाप व इलेक्ट्रॉनिक
निक ये प्रमुख रूप से आते हैं संचार के माध्यमों में। स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। अगला देखिए, व्रत भारत, जिसके अंदर देखिए भारत को विश्व का गुरु का दर्जा किस सम्राट के काल में मिला था दोस्तों? तो सम्राट हर्ष के काल में मिला था विश्व गुरु का दर्जा। भारत की प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा, तक्षशिला व विक्रमशिला, जो कि गया के अंदर है प्रमुख रूप से। पुराणों में भारत की भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जम्बू भूमि का। अगला देखिए, भारत के कौन से प्रमुख चीनी यात्रियों ने भ्रमण किया है? तो भारत में देखिए हैन फयानायता, हैनसांग और इत्सिंग प्रमुख रूप से आए थे दोस्तों। अग्नि पुराण में वर्णित द्वीपांतर भारत का संबंध किससे है? तो इंडोनेशिया से। भारत की कौन सी वस्तुओं का निर्यात प्राचीन काल में सबसे अधिक होता था? तो ये मलमल या छींट, रेशम से जरी के वस्त्र, नील, गरम मसाले, ये प्रमुख रूप से वस्तुएं निर्यात की जाती थी। भारत का प्राचीन पहला राजदूत चीन, देखिए भारत का पहला राजदूत जो चीन गया कौन था? तो बुद्धि रुचि, जो कि चालुक्य राज्य सभा के में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ 663 में चीन गया। देखिए दोस्तों, कौन था ये? बुद्धि रुचि, कि चीन गया था भारत का पहला राजदूत। भटरा, जो कि गुरु की मूर्ति कहाँ से मिली? तो ये जावा से मिली थी। देखिए अगला, जावा के किस नाटक पर रामायण और महाभारत के संवाद लिए गए हैं? तो व्यंग्य के आधार पर लिए गए हैं दोस्तों। बुरबुदर व लोरो जंगजर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जावा के अंदर है। अंगरकोट वाट प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? कंबुज और कंबोडिया के अंदर स्थित है दोस्तों। अंगकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु का मंदिर। आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? ये बर्मा के अंदर है। अगला देखिए, चंपा से कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं दोस्तों? 100 अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, हर्षकालीन व बाद का भारत। तो गुप्त वंश के पतन के बाद प्रारंभ वर्धन ने नए राजवंश की स्थापना की, जिसका कहाँ पर की? थानेश्वर में की दोस्तों। जो हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया? तो कन्नौज को बनाया था दोस्तों। हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया? तो वह बौद्ध धर्म को अपनाया उसने भी। हर्षवर्धन का आयोजित विश्व शास्त्र धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हैंसांग किया है दोस्तों, जो कि चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन मोक्ष सभा का आयोजन कहाँ करता था? प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष बाद करता था दोस्तों मोक्ष सभा का। हर्ष के सिक्कों पर हर्ष के लिए किस उपमा का उपयोग हुआ? तो महाराजा धीराज उसे उपाधि धारण की थी दोस्तों। हर्षवर्धन ने अपने राज्य में कौन से विद्वानों को आश्रय दिया था? तो इसके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट और हरिदत्त और जयदेव। हर्षवर्धन की रचनाएं कौन सी है? रत्नावली, प्रियदर्शिका व नंगानंद, ये प्रमुख हर्षवर्धन की रचनाएं थी। हर्षवर्धन के काल में कितने प्रकार के करों का प्रावधान था? 3 भाग। देखिए, एक प्रकार का भूमि का कर, हरिण्य यह एक प्रकार का नगद कर, बलि ये अतिरिक्त करता दोस्तों। किसने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव दान दिए थे? तो ये हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने महाविद्यालय थे? 8 विद्यालय थे दोस्तों। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत के राजाओं में सबसे बड़ा राजवंश कौन था? तो ये हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राष्ट्रकूट। देखिए दोस्तों, गुप्तों के बाद वर्धन साम्राज्य आया, उसके अंदर हर्षवर्धन सबसे बड़ा राजा था।
और हर्षवर्धन के बाद राष्ट्रकूट राजवंश आया। इसका देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश का प्रतापी शासक कौन थे? तो ये कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंदम और अमोघ वर्ष, ये प्रमुख राष्ट्रकूट के राजवंश के राजा थे। राष्ट्रकूट राजवंश के प्रतापी शासक कौन थे? देखिए, श्री कृष्ण तृतीय, ध्रुव और गोविंद और अमोघ वर्ष। किस चालुक्य राजा ने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित कर दिया था? तो पुलकेशन द्वितीय ने। देखिए, पल्लवों की अधीनता से चोल शासन को मुक्त कर किसने किया? तो विजयालय ने। किस चोल शासक ने गेंगे कौंड की उपाधि धारण की तथा किस चोल शासक ने गेंगे कौंड की उपाधि धारण की? तो राजेंद्र प्रथम ने। उत्तर भारत के प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो ये महीर भोज था। गहरडाल, देखिए, गहरवाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव थे ये। देखिए, गहरवाल वंश का पतन किसके काल में हुआ? जयचंद मोहम्मद गोरी से परास्त हुआ था दोस्तों। वो जो गढ़वालों की दोस्तों कौन था राजा? जयचंद था। जयचंद की पुत्री से ही पृथ्वीराज तृतीय ने क्या है, शादी की थी। चौहान वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था? तो विग्रह राज था ये। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था, जिसने मोहम्मद गौरी से 2 युद्ध लड़े, 1991 में और 1992 में 1991 में पृथ्वीराज विजय हुआ और उसके बाद 92 में उसका वो हारा था दोस्तों, पृथ्वीराज विजय। गुहिल वंश का प्रतापी शासक कौन था? तो बप्पा रावल था। सिसोदिया वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो महाराणा प्रताप। मोहम्मद गजनवी ने किसके काल में सोमनाथ का मंदिर तुड़वाया था? तो सोलंकियों के वंश के समय। बाणभट्ट की रचना किसकी है दोस्तों, कौन सी है? यानी हर्षवर्धन के काल में ये बाणभट्ट कवि था, जिसकी रचनाएं कौन सी प्रसिद्ध है? हर्षचरित्र और कादंबरी, ये प्रमुख रचनाएं थी बाणभट्ट की। जयदेव की रचना कौन सी है? गीत गोविंद प्रसिद्ध रही है दोस्तों। अगला देखिए, राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत। किस तुर्क आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया तथा गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो ये मोहम्मद गजनवी था ये। किस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध कहते हैं? त्रायन त्रायन का द्वितीय युद्ध, जिसके अंदर गौरी विजय हुआ दोस्तों। दिल्ली के सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो 1206 में। दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? तो 1520 में, पानीपत के युद्ध में। अगला देखिए, ये दोस्तों युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जब लोदी वंश को बाबर ने हराया और उसके बाद मुगलों ने दिल्ली सल्तनत पर राज करना शुरू कर दिया। नयनचंद सूरी व जोधराज किसके दरबार में थे? ये हमीर के दोस्तों दरबारी कवि थे। नयनचंद सूरी की रचना बताइए? तो हमीर महाकाव्य इसकी प्रसिद्ध रचना थी। जोधराज की रचना बताइए? तो हमीर रासो। इनमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। देखिए, नयनचंद सूरी द्वारा हमीर महाकाव्य और जोधराज द्वारा हमीर रासो और जय नायक द्वारा पृथ्वीराज विजय और चंद्र बरदाई द्वारा पृथ्वीराज यानी पृथ्वीराज रासो। अगला देखिए, अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1296 में बना था ये। अलाउद्दीन का रणथंबोर पर अधिकार कब किया दोस्तों? अलाउद्दीन ने 1301 में किया था इसने। प्रमुख रूप से दोस्तों इसकी विजय में 1303 के अंदर इसने चित्तौड़ को जीता, उसके बाद 8 में बाड़मेर को, फिर जालौर को। प्रमुख रूप से अलाउद्दीन ने, जो कि जलाउद्दीन का क्या था दोस्तों, भतीजा था। इस राजपूत शासक ने 17 युद्धों में से 16 पर विजय प्राप्त की थी। ये हमीर शासक था। रत्न सिंह मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठा? तो 1302 में बैठा था ये। गोरा और बादल किसके सेनापति थे?
तो रत्न सिंह के थे ये। चित्तौड़ का पहला जोर किसके नेतृत्व में हुआ? तो रानी पद्मिनी के अलाउद्दीन ने युद्ध किया था 1303 में। और वहाँ का राजा कौन था दोस्तों? राजा रतन सिंह। उनके दो सेनापति गोरा और बादल। अगला देखिए, चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश किसने स्थापित किया? तो सरदार हमीर सिंह 1326 में। वीरमदेव किसका पुत्र था? तो कानड़ देव का। गुजरात के सोमदेव मंदिर को लूटकर दिल्ली जाती सुल्तान के सेना को किसने हमला किया? तो जालौर के शासक कानड़ देव की सेना ने। जब गुजरात से सोमदेव से मंदिर से दोस्तों सेना लूट कर लेके आए तो सुल्तान को किसने हराया था? तो कानड़ देव जालौर के जो शासक थे कानड़ देव की सेना से, तो उन्होंने हमला कर दिया था। इस शासक के काल में पठानों ने मांस न खाने की प्रतिज्ञा की और वह स्वयं नारी अस्मिता की रक्षा था मृत्यु प्राप्त हुए। तो राव शेखा। अगला देखिए, राव शेखा द्वारा जीता गया क्षेत्र किस नाम से चर्चित रहा? तो ये शेखावाटी जो कि सिक्कर चोरू झुंझुनू। महाराणा कुंभा की शासनकाल में जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? तो ये इसकी जो प्रमुख दोस्तों कृतियाँ थी रसिक प्रिया, कलिंग महात्म्य और कुंभलगढ़ प्रसिद्धि से प्राप्त होती है महाराणा कुंभा की। ने दोस्तों मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया था और विजय स्तंभ का निर्माण भी इसने करवाया था। ये दोस्तों इसके समय मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है महाराणा कुंभा को। अगला देखिए, किसके काल में भारतीय कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो ये महाराणा कुंभा को। अगला देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा कितने दुर्ग का निर्माण किया गया? तो 32 दुर्गों का। कुंभा द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता है? तो कुंभलगढ़। चीन की दीवार के बाद कौन सा दुर्ग अपनी बड़ी प्राचीर से चर्चित है? कुंभलगढ़ का दुर्ग। अगला देखिए दोस्तों, दिल्ली की सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो 1526 में बाबर ने रखी लोधी वंश को हराकर। हरियाणा के किस शासक ने अफगान शेरशाह सूरी से दिल्ली का शासन छीनकर स्वयं विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वह अपने नाम के सिक्के भी चलाया? तो ये था दोस्तों हेमू या हेमचंद्र कहा जाता है उसे। विक्रमादित्य को किसने और होकर दिल्ली पर पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो ये अकबर ने की 1556 ईस्वी में। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी में। देखिए, ज्येष्ठ शुक्ल 3 BC 1597 में हुआ था दोस्तों इनका, मतलब हिंदी कैलेंडर के अनुसार। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? तो जयवंता बाई सोनगरा था। महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ था? तो कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप का राज तिलक किस किले में हुआ? तो गोगुंदा 32 वर्ष की आयु में हुआ था दोस्तों। अकबर ने किसे महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी में युद्ध प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्त किया? तो ये जयपुर का मान सिंह था दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया था? तो ये दोस्तों इसके अंदर रावत किशन दास और भीम सिंह टोडिया, रामदास मंडेतिया, राम साह तंवर, झाला विद्या व मान सिंह व सोनगरा, ये प्रमुख रूप से थे दोस्तों। और एक दोस्तों मुस्लिम शासक कौन थे? जो मुस्लिम सेनापति हाकिम कासुरी। अगला देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ किसने दिया था? तो देखिए प्रमुख राजा थे रावत किशन दास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़ेतिया, रामसा तंवर, झाला विद्या, मान सिंह सोनगरा, ये प्रमुख थे। प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन कौन शामिल था? तो ये पुरोहित गोपीनाथ, जलमैल जलमल मेहता और चरण जैसा और भामाशाह। भामाशाह ने दोस्तों महाराणा प्रताप की
सहायता की थी धन देकर तो उसने भामाशाह को दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। अगला देखिए, प्रताप के हरावल दस्ते में कौन शामिल था? तो एकमात्र ये हाकिम का सूर था, मुस्लिम सेनापति। किस मुगल इतिहासकारक ने महाराणा प्रताप की सेना का प्रथम बेड़े का प्रहार स्वीकार किया? तो बदायूं ने। प्रताप ने किस मुगल सेनापति को तलवार के लिए एक ही वार बख्तर और घोड़े सहित दो टुकड़े कर दिया? तो बहलोल खां को कर दिया था दोस्तों। महाराणा प्रताप के रक्षार्थ किसने अपने त्याग व झाला मान ने दोस्तों प्राण त्याग दिए? यानी महाराणा प्रताप के रक्षार्थ किसने अपने प्राण त्याग दिए? तो झालादा ने ये दोस्तों बाद में उनका मुकुट धारण किया। देवर का युद्ध कब देवर का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये अक्टूबर 1582 में लड़ा गया था दोस्तों। अक्टूबर 1582 में 1582 के अंदर देखिए, देवर के युद्ध में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सुल्तान खान ने किया था। प्रताप के अंत में सेनापति राजधानी किसे बनाया गया? तो चावंड को बनाया दोस्तों इसने। प्रताप ने अंत में किसको राजधानी बनाई? चावंड को बनाई थी। प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 में 57 वर्ष की आयु के अंदर। प्रताप की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? तो ये बारडोली के अंदर बनी हुई है। प्रताप ने किस वर्ष आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की? तो विश्व वल्लभ। तो प्रताप ने किस वर्ष की आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई? तो विश्व वल्लभ। सरकारी देखिए, संस्कारी जीवन आदर्श को ध्यान में रखते हुए प्रताप ने कौन सा ग्रंथ लिखवाया? व्यवहार आदर्श। संस्कृत विद्वान चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? तो ये महाराणा का जन्म किसके काल में हुआ? चावण शैली का। देखिए, महाराणा प्रताप के काल में हुआ था दोस्तों चावण शैली का जन्म। महाराणा प्रताप के समकालीन कौन से चित्रकार जैसे 6 राग या 36 रागनियों के चित्र बनाए हैं? तो ये नीरू लेकिन निसुरादीन थे। अमर सिंह किसका पुत्र? ये जोधपुर नरेश गज सिंह का पुत्र था। शाहजहां ने अमर सिंह को कौन सा परगना दिया? तो नागौर का परगना दिया था। शाहजहां के दरबार में किस मुगल मनसबदार को अमर सिंह के मौत के घाट उतार दिया? तो सहलावत ने उतार दिया था दोस्तों अमर सिंह ने। दुर्गादास राठौड़ ने किस राजकुमार की रक्षा की थी? तो अजीत सिंह की रक्षा की थी दोस्तों। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच राठौड़ सिसोदिया का गठबंधन किसने करवाया? तो ये दुर्गादास राठौड़ ने करवाया दोस्तों। मारवाड़ का अनबिंदिया मोती भी कहते हैं इन्हें। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से किसने भागकर विवाह रचाया? तो मेवाड़ नरेश राज सिंह से दोस्तों। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से किसने भागकर विवाह रचाया? तो मेवाड़ नरेश राज सिंह ने। दुर्गादास ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ पर बिताए? तो उज्जैन में, एमपी में। उज्जैन में किस नदी के किनारे दुर्गादास की छतरी बनी हुई है? तो सिपरा नदी के। टीग किसने बनाया? तो महाराजा बदन सिंह ने। भरतपुर शहर किसने बनाया? तो महाराजा सूरजमल ने। किस जाट शासक ने अकबर के मकबरे की से कीमती जवाहरात और सोने चांदी के पत्थरों को उखाड़ लिया था दोस्तों? ये गोकुल राज राम ने। सेना का अग्रिम भाग क्या कहलाता था? तो हरावल कहलाता था। सेना का पीछे लड़ने वाले भाग को क्या कहते थे? तो चंदावल। तो जो आगे सैनिक रहते थे उन्हें चंदावल कहते थे, और पीछे से सैनिक रहते थे उनको उनको कहते थे दोस्तों चंदावल। जो आगे रहते थे उनको हरावल कहते थे। अगला देखिए चैप्टर कला एवं स्थापत्य। मध्यकालीन चित्रकला शैली के पश्चिमी भारत क्षेत्र का प्रधान केंद्र कौन था? तो ये गुजरात और राजस्थान थे। मध्यकालीन चित्रशैला शैली के उत्तर पूर्व भारत क्षेत्र का प्रधान केंद्र बिहार व बंगाल थे।
जैन व बौद्ध कथाओं का आधारित चित्रशैली क्या कहलाई? तो पाल शैली कहलाती है। जैन व बौद्ध कथाओं के आधारित चित्रशैली कहलाई बाल शैली। ताड़ पत्र अथवा कागज पर बनाए गए चित्र कहलाएं पोथिमित्र। राजधानी देखिए, राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति किसकी मानी जाती है? तो पश्चिमी भारतीय शैली। कुतुब मीनार किस मस्जिद की समीप बना है? तो कुवल उल इस्लाम के। देखिए दोस्तों, समीप। किस किले को भारत में राज्य की सत्ता घोतक माना जाता है? तो दिल्ली का लाल किला। वह चित्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर अथवा परकोटा बना हो, तो इसे क्या कहते हैं? उसको दुर्ग कहते हैं। देखिए, राजस्थान में प्रमुख दुर्ग कौन से हैं? तो चित्तौड़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, गागरोन जल दुर्ग झालावाड़ में, सोनारगढ़ जैसलमेर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, जालौर जिसके सुवर्णगिरी भी कहते हैं, तो ये जालौर का, जूनागढ़ बीकानेर में, तारागढ़ बूंदी में, तारागढ़ अजमेर में और आमेर जयपुर में। अगला देखिए, बादल महल अनिरुद्ध महल किस दुर्ग में स्थित है? तो ये बूंदी के तारागढ़ में स्थित है। मुस्लिम मीर मलिक शाह की जो दरगाह है वो कहाँ है? जालोर दुर्ग में। मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद जालोर दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो कुंभा ने करवाया था, जो कि 1440 से 1448 तक इसका निर्माण हुआ। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो 47 फीट वर्गाकार आकृति में 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाई है दोस्तों। विजय स्तंभ में कितनी मंजिलें हैं? टोटल 9 मंजिलें हैं। भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को कहते हैं। विजय स्तंभ की शिल्पी कौन थे? तो जयता और उसके पुत्र नापा, ओमा, पूजा, भूमि, पृथ्वी बलराज, ये प्रमुख रूप से विजय स्तंभ के शिल्पी। राजस्थान के प्रमुख चित्र शैलियाँ कौन सी है? तो मेवाड़ की शैली देखिए उदयपुर नाथद्वारा और देवगढ़ चावड़ की प्रसिद्ध है। मारवाड़ शैली जोधपुर, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। हड़ौती शैली कोटा, बूंदी, झालावाड़ की। ढूंढारी जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी की। किशनगढ़ शैली ये दोस्तों अजमेर किशनगढ़ की। अगला देखिए, राजस्थानी चित्रशैली के प्रारंभिक ग्रंथ कौन से हैं? चोर पसचिका व चांड राजमाला। राजपुताना राज्य में पल्लवित देखिए प्रमुख चित्रशैली का राजस्थानी चित्रशैली का रूप में मान्यता किसने प्रदान की? राय कृष्णदास ने। किस युग को राजस्थानी चित्रशैली का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो 17वीं शताब्दी में। मेवाड़ चित्र के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? तो जगदीश मंदिर उदयपुर में है, सास बाहू मंदिर नगदा में, अंबिका मंदिर जगत में, और देखिए श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद में, श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में, ऋषभ देव जी का मंदिर उदयपुर में। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर देखिए देलवाड़ा व जैन के प्रमुख माउंट आबू में, रणकपुर का जैन मंदिर पाली में, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में, ओसिया का मंदिर जोधपुर में और जैसलमेर के जैन मंदिर ये प्रमुख रूप से। शेखावाटी जयपुर के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? आबानेरी दोसा, खाटू श्याम जी सिक्कर, गोविंद देव जी जयपुर ये प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। भंड देवरा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बारां में है। कमलेश्वर महामंदिर कहाँ स्थित है? बूंदी में। कमलेश्वर महामंदिर कहाँ है? बूंदी में। घाटियों का शहर किसे कहा जाता है? जालरा पाटन को। जैसलमेर की प्रमुख हवेलियाँ कौन सी है? तो सालिम सिंह की हवेली, नथमल की, पटो की हवेली। ये प्रमुख हवेलियाँ है दोस्तों जैसलमेर की, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटुआ की। मुंशी महाराणा की छतरी अलवर की प्रसिद्ध है। गोपाल सिंह की छतरी करौली की है। चौरासी खंभों की छतरी बूंदी में है। सेंटों की छतरी रामगढ़ में। ईश्वर सिंह की छतरी गेटौर में है। अगला देखिए, ये जयपुर में गेटौर। जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में, जो मेवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। आयड़ की छतरियाँ कहाँ पर है? उदयपुर में। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर है? जैसलमेर में। शेखावाटी की छतरियाँ किन शासकों की छतरियाँ शामिल हैं? लक्ष्मण सिंह की, कल्याण सिंह की, देव सिंह की, माधो सिंह और हरदयाल सिंह की। शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? तो राम गोपाल पोदार की है। शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी राम गोपाल पोदार की। किस स्थान पर महाराजाओं के स्मारक व देवलों का नाम विख्यात है? तो मंडोर का।
अगला देखिए भक्ति व सूफी आंदोलन। भक्ति शब्द का उत्पत्ति संस्कृत के भज शब्द से हुई है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भज शब्द से हुई है। भक्ति संत अपनी बात किस माध्यम से कहते थे? तो काव्य के माध्यम से। दक्षिणी भारत के भक्ति की धारा प्रसार श्रेय किसे दिया जाता है? तो दमकड़ी साधु को। प्रमुख नयनार संत कौन कौन थे? तो अपार, सुंदरार, संबंदर और मणिक मणिकवास सागर, ये प्रमुख रूप से नयनार संत थे। प्रमुख अलवार संत कौन थे? तो पेरिसी अलवार, अंडाल, नमा, देखिए नमालवर, तोर तोरंड तोरंडिप्यूटी अलवार, ये प्रमुख अलवार संत थे। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो अंडाल को। संत रामानंद के शिष्यों के नाम बताइए। तो कबीर थे, संत नन्ना, रैदास, संत पीपा, ये प्रमुख रूप से रामानंद के शिष्य थे दोस्तों। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी 1469 में हुआ था दोस्तों। तलवंडी वर्तमान में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के नानका साहिब के रूप में प्रसिद्ध है, पाकिस्तान में। गुरु नानक देव जी अपना डेरा कहाँ पर लगाया? तो करतार में, रावी नदी के किनारे। गुरु नानक देखिए देव जी के द्वारा उपासना के लिए जो स्थान चयनित किया गया तो वो उपासना के लिए धर्मशाला। गुरु नानक देव जी ने उपासना के लिए जो स्थान चयनित किया उसे कहा गया तो धर्मशाल। धर्मशाल वर्तमान में किस नाम से चर्चित है? तो गुरुद्वारा। बंगाल के प्रमुख भक्ति संत कौन थे जिन्होंने धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया? तो ये चैतन्य महाप्रभु। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन है? तो नामदेव, तुकाराम, घानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, एकनाथ, ये प्रसिद्ध महाराष्ट्र के थे दोस्तों संत। अगला देखिए पंढरपुर नामक स्थान किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो विट्ठल महाराज के लिए। समर्थ गुरु रामदास की रचना कौन सी है? तो दास बोध है। छत्रपति के शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास थे। चौक देखिए चौखा मेला उनके परिवार ने किससे दीक्षा ली? तो दोस्तों संत नामदेव से ली थी उन्होंने। चौखा मेला व उनके परिवार ने कहाँ से दीक्षा ली? संत नामदेव से। भारत की वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो संत चोखा मेला को कहते हैं। संत दादू दयाल जी की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो नारायणा गांव में हुई थी, जयपुर में। मीराबाई की पुत्री थी किसकी? तो ये दोस्तों किसकी पुत्री थी? मेवाड़ के जो शासक दादू जी के चौथे पुत्र रतन सिंह की। मीरा को कृष्ण भक्ति की प्रेरणा किससे मिली? तो अपने दादा दादी से। मीरा का विवाह किससे हुआ? तो भोजराज से। इसके देहांत के बाद मीरा पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। तो अपने पति भोजराज जो कि ससुर राणा सांगा व पिता रतन सिंह के कहने पर दोस्तों। मीरा किस स्थान पर कृष्ण मूर्ति में विलीन हुई तथा रणछोड़ जी मंदिर में? दोस्तों मीरा किस स्थान पर कृष्ण मूर्ति में विलीन हुई? तो रणछोड़ मंदिर जो कि द्वारिका में है। राजस्थान के राजा किसे कहा जाता? तो मीराबाई को। अगला देखिए भारत में चिश्ती सिलसिले की जो शुरुआत किसने की? तो ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती ने की थी दोस्तों। ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो गरीब नवाज व ख्वाजा साहब। चिश्ती सिलसिला ईश्वर को पाने का माध्यम किसने बताया मानता है? तो संगीत। चिश्ती सिलसिला ईश्वर को पाने का माध्यम संगीत के माध्यम से बताया है। अगला देखिए दोस्तों लोक संस्कृति। कैला देवी जो कि शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? तो ये करौली में है, 25 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर। कैला देवी शक्तिपीठ के सामने स्थित हनुमान मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो लंगूरिया। अगला देखिए किनका दरबार लंगूरिया नृत्य गीत के कारण चर्चित है? दोस्तों कैला देवी का मंदिर। कैला देवी किस राजवंश की कुल देवी है? तो करौली के युद्धवंशीय राज परिवार की। जमिया माता का शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर, जमुआ, रामगढ़ में। कछुआ राजवंश की कुल देवी कौन सी है? तो जमुआ माता, जमिया जमुआवती माता। करणी माता का मंदिर चूहों को क्या कहा जाता है? तो सफ़ेद चूहों को काबा कहते हैं। चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है करणी माता।
कर्णी माता के ने किस नगर की नींव रखी? तो देशनोक की। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। किस देवी का मंदिर पांडवों द्वारा किया गया है? जीर्ण माता का। देखिए, तरतई माता के उपनाम से कौन विख्यात? दोस्तों त्रिपुर सुंदरी, बांसवाड़ा में। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है। किस देवी को 18 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित है? दोस्तों किस देवी को 18 भुजाओं वाली? तो यह है त्रिपुर सुंदरी माता। माँ त्रिपुरा की उपासना किस पर की जाती है? तो त्रिचक्र पर दोस्तों। माँ त्रिपुरा की उपासना किस पर की जाती है? त्रिचक्र पर। चमड़े से बने युक्त वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? तो अवनद, ढोल, इस प्रकार से। धातु से बने वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? तो घन वाद्य। तर से बने वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? तत्वाद्य। तर से बने फूंक कर मार कर बजाए जाने वाले यंत्र को सुशिर कहते हैं। अवनग वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? तो ये चंग है, भंपक है, मादल, नगाड़ा, ढोल, डमरू, जिसपे चमड़े की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों इन पे। घन वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? तो मंजीरा, खड़ताल, ताशा, जो हाथों में लेके दोस्तों बजाया जाता है ये। अगला देखिए, तत्व वाद्य यंत्रों में शामिल हैं तो इकतारा, सारंगी, रावण हत्था व तंदूरा व जंतर। ये सभी इनके दोस्तों बेस प्रमुख रूप से। वीणा आपने देखी होगी सरस्वती माता के हाथों में, उस प्रकार का होता है इनका जो एकदम मतलब बनावट। तो सिर वाद्य यंत्रों कौन से शामिल है? तो अलगोचा, सैनाई, पुंगी, तुरही, बांसुरी, ये प्रमुख रूप से जो फूंक देकर बजाए जाने हैं। अलवर के मेव किस वाद्य यंत्र के बजाने निपुण है? तो बम्पक। किस जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं? तो कामड़। राजस्थान में गुज्जर बहुओं के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर। कालबेलिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? पूंगी। युद्ध में रणबिहारी के रूप में किस वाद्य को बनाया जाता है? तो नगाड़ा को बजाया जाता है। जब युद्ध की शुरुआत हो, जब शंख और नगाड़ा दोनों बजाए जाते हैं। भीलों व ग्रासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मादल है। होली के अवसर बजाए जाने वाला प्रसिद्ध अवनद वाद्य यंत्र कौन सा है? चंग है। शेखावाटी क्षेत्र में बजाया जाता है। बाड़मेर में होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य गेर है। शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गीदड़ है। धमाल व होली गीत पर गाया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? दोस्तों चंग है। अगला है, ढोल कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। जिस संप्रदाय के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य। अलवर भरतपुर क्षेत्र में बड़े नगाड़ों के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य है बमरसिया। 13 ताली नृत्य द्वारा किया जाता है कांवड़ जाति के द्वारा। सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना, तलवार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, थाली की कोर पर नृत्य, ये सभी किसके हैं? भवाई नृत्य, एक व्यापारिक नृत्य है दोस्तों ये। गौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ के बीलों का। अगला देखिए, राजस्थान में सपेरा जाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? कालबेलिया है। राजस्थान में किस लोक नृत्य को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो कालबेलिया नृत्य को। ये दोस्तों कक्षा 7 को अपन कंप्लीट किया।